मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और अब 7 अगस्त तक उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी हो गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। भारी बारिश की वजह से नदियों और नालों का जल स्तर भी बढ़ेगा, साथ ही निचले इलाकों में जल भराव से परेशानी भी बढ़ेगी। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 अगस्त तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में आज भारी बारिश हो सकती है और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। पहले ही मानसून का कहर लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ पर भारी बारिश से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से लोगों से अपील की गई है कि वो अलर्ट पर रहें, सावधान रहें। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से देहरादून के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 4 घरों में मलबा आ गया है और मलबा आने से एक महिला भी उसमें फंस गई। देहरादून में हो रही लगातार बारिश से घरों में मलबा आना शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि मलबा आने से 4 घरों को भारी नुकसान पहुंचा और लोगों की मदद से महिला को बाहर निकाला गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो बारिश हो रही है उससे अब परेशानी भी बढ़ती जा रही है। देहरादून की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, अगर मैदानी इलाकों की स्थिति ये है तो फिर आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हालात इस वक्त क्या होंगे वो समझ सकते हैं। मलबा आने की वजह से 4 घरों को नुकसान पहुंचा। एक महिला भी एक मकान में फंस गई थी, जिसे बाहर निकाला गया काफी समय के बाद। और बारिश के बाद लगातार मलबे का अटैक अब बढ़ते जा रहा है। हालांकि पहाड़ों में इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की सिचुएशन बहुत ही आम हो जाती है मानसून सीजन के दौरान, और कोशिश यही हो रही है कि किसी भी तरीके से नुकसान लोगों को ना पहुंचे। लेकिन 4 घरों में मलबा आने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी और बारिश की वजह से भारी तबाही मचती हुई दिखाई दे रही है। देहरादून की ये तस्वीरें देखिए, सैलाब जैसी स्थिति दिखाई दे रही है देहरादून में। और अगर देहरादून की स्थिति ऐसी है तो फिर पहाड़ी इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में स्थितियों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं किस तरीके से मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां अचानक से ये मलबा आया, लोगों के घरों में घुसा और जो कई लोग हैं वो भी इससे परेशान हो गए। एक महिला इस मलबे में जा फंसी थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद अब निकाला गया है। और बारिश के बाद घरों का ये हाल है। लगातार बारिश हो रही है, जिससे जो मलबा है पहाड़ी क्षेत्रों से वो लगातार पहुंच रहा है। लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। कई जो लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। बारिश के बाद मलबे का अटैक इस तरीके से घरों पर हो रहा है, उसकी तस्वीरें ये है। घरों में मलबा घुस गया है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है मलबा हटाने की। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए, मलबे में जो कई गाड़ियां हैं वो दब गई हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है किसी तरीके से मलबे से लोगों को राहत दी जाए। और चलिए रवि तैनपुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं। लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आगे आने वाले समय में मौसम का क्या हाल रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर देहरादून की बात करें तो लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है और यही वजह है कि आप जो है घरों में मलबा घुसने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। जहाँ तक बारिश का सवाल है तो अभी लगातार बारिश बनी रहेगी और प्रदेश में अलग अलग जिलों में अभी 7 अगस्त तक अगर बात करें तो लगातार बारिश का अलर्ट है और येलो अलर्ट अभी प्रदेश के लगातार अलग अलग जिलों में जारी हो रहा है। ऐसे में देहरादून की अगर हम बात करें तो लगातार चाहे नदी नाले हो वो उफान पर है। और कल देर रात को ब्रह्मपुरी में जो इलाका है उसमें मलबा आया, जिससे 4 से 5 घर मलबे में उससे नुकसान हुआ। और इसके साथ ही जो वहाँ पर एक महिला थी वो भी वहाँ पर उस मलबे में वहाँ पर वो घायल हुई थी, उसके फिर बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर गई तो लगातार जो कुछ पशु थे वो भी इस मलबे की चपेट में आए, तो एसडीआरएफ पुलिस से रेस्क्यू रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो देहरादून के भीतर भी इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, क्योंकि जलभराव है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं हो पाया। जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है उसी के चलते यहाँ से पानी की निकासी होती है। तो ये तमाम जो दिक्कतें, जो दुश्वारियां हैं वो मानसून में अभी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी जो आफत की बारिशें प्रदेश में जारी रहेगी और फिलहाल अभी कहीं भी राहत नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी हो रहे हैं। अभी फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में येलो अलर्ट मौसम का जारी है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ब्रह्मपुरी इलाके में 4 घरों में मलबे की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। दलदल जैसी स्थिति घरों की हो गई है।
और भारी नुकसान उन लोगों के लिए जो खास तौर पर नदी नालों के किनारे रहते हैं, वैसी जगहों पर या ऊंचाई से थोड़ी नीचे की तरफ रहते हैं, वैसे घरों में मलबा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और ब्रह्मपुरी इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश लगातार देहरादून में भी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले समय में अभी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बारिश का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और जो अगली खबर है वो बडकोट से है। आपको बताएं कि मानसून की बारिश चारधाम यात्रियों की मुश्किल कम नहीं होने दे रही। बडकोट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया, जिससे कि मार्ग घंटों तक बाधित रहा। बारिश में दरक रही पहाड़ियों ने यमुना घाटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 पर सकरोला के पास पहाड़ी अचानक दरक गई, जिससे मलबा और बड़े बड़े पेड़ उखड़कर हाईवे पर आ गिरे। किस तरीके से अगर आप देखें तो 3 पेड़ सड़क पर आ चुके हैं, जबकि अगर देखें तो करीब 1 पेड़ और इसमें जो दिख रहा है वो कभी भी आ सकता है। उससे ऊपर भी जो पेड़ है वो भी आ सकता है। और ये दलदल मिट्टी है यहाँ पे। और ये एक नीचे की तस्वीर दिखाऊंगा कि मलबा किस तरीके से कहाँ फेंका जा रहा है। यहाँ इसके बगल में एक गदेरा भी है, सकरोला कहा जाता है इसको, सकरोला गदेरा ये है। 2 पेड़ पहले भी नीचे फेंके जा चुके हैं। यानी कि अगर पेड़ों की अगर गिनती अगर यहाँ पे देखें तो बारिश के बाद जो है करीब 4 से 5 पेड़ जो है यहाँ पे सड़क पे आ चुके हैं। बारिश के साथ बहकर आए मलबे की वजह से जेसीबी चालक की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मलबे के बीच जेसीबी से काम करने में परेशानी हो रही है। जेसीबी मशीन को भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मैं अपने कैमरा साथी से फिर एक बार चाहूँगा कि वो जेसीबी के टायर को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो दलदल की जो स्थिति बनी हुई है, जेसीबी के टायर किस तरीके से जा रखे हैं और किस तरीके से जो जेसीबी ऑपरेटर जो है वो यहाँ से जो मलबा है वो निकालने का काम कर रहा है। हाईवे बंद होते ही रोड पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोग इंतजार करने लगे कि कब हाईवे खुलेगा और वो अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। इस जगह से होकर चारधाम यात्री गुजर रहे हैं। एक तरफ बारिश तो वहीं भूस्खलन से बंद हो रही सड़कों ने चारधाम यात्रियों की राह में रोड़ा अटका दिया है। एबीपी गंगा के लिए बडकोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। और उधर कोटद्वार में बारिश के बाद शहर में जगह जगह जलभराव हो गया, तो वहीं बरसाती नाले उफान पर बहने लगे हैं। लोगों का कहना है कि शहर में नालियों की साफ सफाई नहीं करवाई गई थी, जिस वजह से समस्या खड़ी हो गई है। कोटद्वार में इंद्रदेव इतने मेहरबान हुए कि शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। सड़कें तालाब में नजर आने लगी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि अगर मानसून सीजन से पहले नालियों की सफाई हो जाती तो जल भराव नहीं होता। पूरी रोड ब्लॉक हो रखे हैं पानी के नालों से। अभी मुझे स्कूटी निकालना यहाँ पे से प्रॉब्लम हो रहा है। पूरा नगर निगम का काम है कि रोड की व्यवस्था देखना है, नालों की व्यवस्था देखना है। नालों के जो इधर से उधर नालियाँ हैं वो पूरी रोड में आ रही है, पानी पूरा रोड में आ रहा है, जिस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। बारिश के बाद बरसाती नाले भी उफान मारकर बह रहे हैं। घरों के पास से गुजरते इस बरसाती नाले को देखिए, इसमें पानी इतना बढ़ चुका है कि आसपास के घरों को भी खतरा है। शहर में ऐसे हालातों के लिए सिर्फ नालियों की साफ सफाई ना होना बड़ी वजह है। लोगों का कहना है कि अगर अधिकारी शहर की तरफ ध्यान देते तो उन्हें मानसून सीजन में ये मुसीबत न झेलनी पड़ती। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश की रिपोर्ट। और वहीं उत्तराखंड में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है। सरकार का कहना है कि देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री स्टेट बना देना का लक्ष्य तय किया गया और इसके लिए बहुत बड़ी योजना के तहत काम किया जा रहा है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मगर यह भी समझना जरूरी है, उत्तराखंड में नशीले पदार्थों की तस्करी का खेल कैसे चल रहा है।
और अब तक ड्रग्स माफिया के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की गई। 2021 में पूरे प्रदेश में 26 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। उत्तरकाशी जिले में 71 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए, तो वहीं टिहरी में 56 लाख, चमोली में 6 लाख, पौड़ी में 24 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। देहरादून में 8 करोड़, हरियाणा में 5 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अल्मोड़ा में 82 लाख, बागेश्वर में 13 लाख, तो वहीं पिथौरागढ़ में 18 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ पकड़े गए। चंपावत जिले में 75 लाख, नैनीताल में 66 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। उधर उधम सिंह नगर में 8 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ पकड़े गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री तमाम विभागों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और सभी विभागों को एक समन्वय बनाकर नशे के खिलाफ काम करने के लिए निर्देशित भी कर चुके हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जिस तरीके से नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, उस पर लगाम लगाना जिला प्रशासन, सरकार और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मैदानी जिले नशे की ज्यादा चपेट में हैं। हालांकि पहाड़ी जिले भी इसमें पीछे नहीं। पहाड़ी जिलों में उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और टिहरी में भी नशे की बड़ी खेप मिली है। उत्तराखंड के भीतर नशीले पदार्थों में सबसे ज्यादा चरस, स्मैक, नशे की गोलियां, इंजेक्शन, गांजा और अफीम की सप्लाई होती है। मगर अब 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन की स्वीकृति दी गई है, तो इस एडीटीएफ को नए रूप में जो है इसका गठन कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जैसे उनका स्लोगन है ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 तक कि उनके अपेक्षाओं पे खरे उतरे और पूरा पुलिस विभाग अन्य विभागों के सहयोग से इस काम में लगेगा और पब्लिक के सहयोग से जन जागरूकता भी करेंगे। सीएम धामी भी इसे लेकर बैठक कर चुके हैं। ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोलर को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। तय किया है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ये संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है, उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे। जल्दी उसका गठन करेंगे जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी, इन गतिविधियों पर। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के साथ ही प्रदेश में 2 सरकारी नशा मुक्त केंद्र भी बनने हैं, जिसमें नशे की चपेट में आए युवाओं को बेहतर काउंसलिंग दी जाएगी। अभी राज्य में एडीटीएफ एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स नशे के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन अब केंद्र के निर्देश के बाद राज्य में नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है, जो एक वृहद स्तर पर नशे के खिलाफ काम करेगी, जो और पहाड़ से लेकर मैदान तक हर एक ज़िले में नशे के सौदागरों पर पैनी नज़र रखेगी। बड़ा महत्वपूर्ण होगा जिस तरीके से उत्तराखंड में नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, उसमें जब एक वृहद स्तर पर काम किया जाएगा तो एक बड़ी सफलता की ओर उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि एक गढ़वाल और एक कुमाऊं में 2 नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए जाएंगे। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रानीखेत की। यहाँ डीएम ने तहसील सभागार में जनता की समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने केआरसी स्थित शॉल फैक्ट्री और गोविंद सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और सीएमओ से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को भी कहा है। वहीं डीएम ने डॉक्टर द्वारा बाहर से दवा लिखने पर सख्त नाराजगी जताई है। यहाँ 2-3 समस्याएं हैं। एक तो जो ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग है वो फंक्शनल नहीं है, उसके लिए हम लोग कुछ विचार करके उसमें जब तक शासन से उसमें ट्रॉमा सेंटर के लिए स्टाफ की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक वहाँ उस बिल्डिंग को यूज़ किया जाए, क्योंकि काफ़ी धनराशि लगकर उसको बनाया गया है। इसके बाद जो रोड यहाँ अप्रोच आती है उसके लिए हम लोगों ने भी एक संबंधित कार्यदायी संस्था को कहा है।
साथ में जो पानी का इनका इशू है, तो पानी की टंकी के लिए भी जल निगम को इसमें स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ इनका लेबर रूम का, हॉस्पिटल का एक इशू है जिसमें लेबर रूम का अप्रोच बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसको शिफ्ट करने के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रस्ताव विचाराधीन है। उस पर भी एस्टिमेट बनाने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं। और वही फूलों की घाटी में इन दिनों एक खास फूल की महक है। ये फूल हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल दिखता है, मगर फूलों की घाटी में इसके खास फूल की सुगंध से फूलों की घाटी महक रही है। चलिए आप भी करिए इस खास फूल का दीदार। सफेद रंग का ये फूल रोमानिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे यूरोपीय देशों का नेशनल फ्लावर है। जो भी सैलानी फूलों की घाटी पहुंच रहे हैं, वो इस फूल की तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे हैं। फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। यहाँ ऐसी कई प्रजाति के फूल पाए जाते हैं जो सिर्फ विदेशों में मिलते हैं। फूलों की घाटी की यही खासियत इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।